नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वो खबर जो खास हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। लेकिन आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में रूस पर बहुत बड़े हमले हुए हैं। सोची में आतंकी हमलों की रिपोर्ट है। हालांकि यहां से अभी तक किसी बड़े नुकसान की रिपोर्ट नहीं आई है। सोची में हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ माना जा रहा है। लेकिन क्रीमिया में यूक्रेन ने क्लस्टर बॉम्ब और मिसाइलों से पर्ल हार्बर जैसे हमले किए हैं। क्रीमिया पर इतने विनाशक हमले अब तक नहीं किए गए थे। ये हमले किसी सैन्य बेस पर नहीं हुए, बल्कि यूक्रेन ने पहली बार भीड़-भाड़ वाले बीच को निशाना बनाया है। इन हमलों में क्रीमिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 5 नागरिकों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा घायल हैं। इसके साथ ही रूस के दागिस्तान में भी आतंकी हमले हुए हैं। ये अमेरिका पर हुए 9/11 हमलों जैसा है। यहाँ आतंकी प्लेन में नहीं, कार में आए और लोगों पर असॉल्ट राइफलों से गोलियों की बरसात शुरू कर दी। इस हमले में 15 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। इस हमले के पीछे भी यूक्रेन की साजिश मानी जा रही है। इन 3 हमलों से रूस दहल उठा है। रूस 3 हमलों से भड़का हुआ है। क्रेमलिन ने सबसे ज्यादा आक्रोश क्रीमिया हमलों पर जताया है। क्रीमिया के सैन्य बेस और नेवल बेस पर हमलों के बाद पुतिन ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन 24 जून को पहली बार क्रीमिया हमलों पर क्रेमलिन ने बयान जारी किया। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि इन हमलों का जवाब निश्चित तौर पर दिया जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका और यूक्रेन का साझा युद्ध अपराध है। इस हमले के बाद अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग तय मानी जा रही है। देखिए कैसे यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले किए और अमेरिका की इसमें क्या भूमिका थी। क्रीमिया पर यूक्रेन का ऐसा हमला अब तक नहीं हुआ था। क्रीमिया के सागर तट पर बारूद बरसा। क्रीमिया की आबादी पर मिसाइलों के टुकड़े गिरे। क्रीमिया के अस्पतालों में घायलों की कतार लग गई। क्रीमिया में पहली बार आम जनता के ऊपर यूक्रेन की मिसाइलें बरसी हैं। क्रीमिया में 23 जून के दोपहर का वक्त था। सेवेस्तोपोल बीच पर लोग आराम कर रहे थे और तभी यूक्रेन की मिसाइलों की आवाज आई। लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन लोगों की रफ्तार का मिसाइल से क्या मुकाबला। मिसाइल के टुकड़े बीच पर गिरे और कई लोग घायल हो गए। यूक्रेन के मिसाइल हमलों में 5 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 3 बच्चे हैं। 124 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की मिसाइलें क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में आबादी वाले इलाके में गिरी और कई रिहायशी इमारतें नष्ट हो गई। आसपास की इमारतों में आग लग गई। यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमलों के लिए अमेरिका से मिली अटैकम्स मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इन मिसाइलों में क्लस्टर बम लोड किए गए थे। रूस ने दावा किया है कि 4 मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गईं। 1 मिसाइल रिहायशी इलाके के ऊपर इंटरसेप्ट की गई। इंटरसेप्ट होने के बाद मिसाइलों में लोड क्लस्टर बम फट गए। सागर तट से लेकर रिहायशी इलाकों तक क्लस्टर बमों की बरसात होने लगी।
ये उन्हीं मिसाइलों और क्लस्टर बमों के टुकड़े हैं जो क्रीमिया के अलग अलग इलाकों में गिरे हैं। क्लस्टर बम विस्फोट कैसे होते हैं, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। एक विस्फोट के बाद इलाके में दूर दूर तक बम फैल जाते हैं और लगातार विस्फोट होते रहते हैं। ऐसे ही हमले यूक्रेन की मिसाइल फोर्सेस ने क्रीमिया पर किए हैं। В результате террористической совершенно атаки киевского режима на город Севастополь летом, в праздничный день, в хорошую погоду, когда люди отдыхали на пляже, да, кассетным боеприпасам американского производства. К сожалению, у нас сейчас на настоящий момент 124 пострадавших. यूक्रेन ने मिसाइलें उस वक्त लॉन्च की जब बीच पर लोगों की भीड़ थी। मिसाइल विस्फोट के बाद बीच पर बच्चों के खिलौने बिखरे हैं, लोगों का सामान जहां तहां पड़ा है। अब तक क्रीमिया के एयरबेस और सैन्य बेस ही यूक्रेन का टारगेट बन रहे थे, लेकिन पहली बार रिहायशी इलाकों में बारूद बरसाया गया है। रूस ने कहा है कि यह यूक्रेन और अमेरिका का साझा आतंकी हमला है। क्योंकि यूक्रेनी मिसाइल फोर्सेस को हमलों के लिए इनपुट अमेरिका के ग्लोबल हॉक ड्रोन ने दिए थे। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को हमले करने के लिए अमेरिका ने क्रीमिया की जासूसी की। बुल्गारिया के बुर्गास स्पेस पर अमेरिका के सैन्य सर्वेक्षण और हमला करने वाले ड्रोन तैनात हैं। यहां से अमेरिका का RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन उड़ा और सेवेस्तोपोल के करीब कई घंटे तक मंडराता रहा। इस ड्रोन ने सेवेस्तोपोल सहित कई इलाकों की जासूसी की। इसके बाद सारे इनपुट यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग GUR को दिए। GUR और यूक्रेन की मिसाइल फोर्सेस ने मिलकर ऑपरेशन डिजाइन किया। ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए, लोगों में दहशत फैलाने के लिए छुट्टी वाले दिन बीच पर हमले किए गए। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल के साथ साथ क्रीमिया के दूसरे इलाकों पर भी हमले किए। यूक्रेन ने क्रीमिया के वितिनो क्षेत्र पर भी मिसाइल हमले किए। यूक्रेन ने वितिनो में रूसी सेना के 40वें सेपरेट कमांड और स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। इस हमले में रूस के स्पेस रेडार और अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम तबाह हो गए। यूक्रेन ने एक साथ क्रीमिया के कई इलाकों पर हमले किए हैं। सेवेस्तोपोल बीच पर यूक्रेन के हमले में 5 लोग मारे गए। मोलोचनी में यूक्रेन ने रूसी मिलिट्री यूनिट पर हमला किया। वितिनो में स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स पर हमला कर दिया। ये पतोरिया में भी यूक्रेन की एक मिसाइल गिरी है। इन हमलों के बाद यूक्रेनी खुफिया एजेंसी प्रमुख किरिलो बोदानोव ने कहा है, क्रीमिया से रूस का कनेक्शन खत्म कर दिया जाएगा। अटैकम्स मिसाइलें इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं। ब्लैक सी फ्लीट के बाकी जहाज भी नष्ट कर दिए जाएंगे। रूस के क्रीमिया पर हमलों को रूस ने युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा है। बीच पर कोई सैन्य बेस नहीं था, जनता पर सीधा हमला किया गया। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। यूक्रेन ने ये बम आबादी पर हमले के लिए इस्तेमाल किए। 2008 के कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस में क्लस्टर बमों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्लस्टर म्यूनिशंस के बिना फटे कई बम बरसों तक खतरा बने रहते हैं। इसलिए सेवेस्तोपोल के बीच पर मेटल डिटेक्टर से बमों की खोज की जा रही है। यूक्रेन के इन हमलों से रूस भड़का हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार क्रीमिया के हमलों पर प्रतिक्रिया दी है। पुतिन ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। क्रेमलिन ने कहा है कि यूक्रेन के इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस हमले में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल है। क्रीमिया पर अमेरिकी अटैक रूस मिसाइलों से हमले के बाद रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग के आसार पड़ गए हैं।
रूस ने अमेरिका के यूरोपीय ठिकानों पर हमले की तैयारी के संकेत दे दिए हैं। पुतिन के आदेश पर बाल्टिक और नॉर्थ सी में युद्धपोत और सबमरीन तैनात कर दिए गए हैं। इनके निशाने पर बेल्जियम का क्लेन ब्रूगल्स एयरबेस, जर्मनी का बुशेल एयरबेस, इटली का एवियानो एयरबेस और नीदरलैंड्स का वॉल्केल एयरबेस है। रूसी युद्धपोत और सबमरीन यहां तैनात अमेरिकी हथियारों पर मिसाइल हमले कर सकते हैं। अमेरिका से छूट मिलने के बाद यूक्रेन ने रूसी धरती पर विनाश शुरू कर दिया है और रूस अगर क्रीमिया हमले का बदला अमेरिका से लेता है तो एटमी जंग छिड़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। रूस को सिर्फ क्रीमिया में ही जख्म नहीं मिला, बल्कि उसे बड़े आतंकी हमले का दंश भी झेलना पड़ा। रूस के दागिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 2 शहरों में ऐसा रक्तपात मचाया कि क्रेमलिन दहल गया। 3 महीने के अंदर रूस में यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इस बार आतंकियों ने चर्च और यहूदी प्रार्थना घर पर हमला किया। सवाल यही है कि इस आतंकी हमले का कनेक्शन क्या है? क्या इसके पीछे यूक्रेन और अमेरिका का हाथ है? हथियारों से लैस 1 दर्जन आतंकी आए, ताबड़तोड़ फायरिंग की, एक के बाद एक कई धमाके किए और इसी के साथ टेरर अटैक से रूस की धरती दहल गई। ये रूस के दागिस्तान की तस्वीर है। यहां हथियारबंद आतंकियों ने एक साथ 2 शहरों में हमला किया। उसके बाद दागिस्तान से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मच गया। तीन महीने में रूस के अंदर यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। 22 मार्च को मॉस्को के क्रॉकस सिटी हमले में आतंकियों ने रक्तपात किया था, तो 23 जून को रूस के दागिस्तान में कत्लेआम मचाया। आतंकियों ने दागिस्तान में कहां और कितना रक्तपात मचाया, इसे तस्वीरों के जरिए समझिए। दो तरफा अंधाधुंध फायरिंग, चर्च के अंदर आतंकी मौजूद थे और बाहर रूस की नेशनल गार्ड। आतंकी अंदर से फायरिंग कर रहे थे, नेशनल गार्ड के जवान जवाबी फायरिंग कर रहे थे। गोलीबारी ऐसी कि पूरा शहर दहल गया। ये दागिस्तान के मखचकाला शहर की तस्वीर है। 2 चर्च के अंदर घुसे आतंकियों ने जबरदस्त गोलीबारी की। हमले में पादरी समेत कई लोग मारे गए। आतंकियों ने सिर्फ चर्च को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि पुलिस स्टेशन पर भी धावा बोला। हमले में कई पुलिस वाले मारे गए। इतना ही नहीं, आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर इतनी गोलियां बरसाई कि वो धू धू कर जल गई। आतंकियों ने जिस वक्त मखचकाला में हमला किया, ठीक उसी समय दागिस्तान के दरबेज शहर में भी रक्तपात मचाया। यहां भी आतंकियों के निशाने पर धार्मिक स्थल और पुलिस थी। दरबेत में आतंकियों ने एक चर्च, एक यहूदी प्रार्थना घर में घुसकर गोलीबारी की। इतना ही नहीं, पुलिस के वाहन पर भी हमला किया। इस आतंकी हमले के बाद पूरे रूस में सनसनी फैल गई।
सवाल यही है कि आखिर इस हमले के पीछे किसका हाथ है। सवाल यही है कि दागिस्तान का दुश्मन कौन है, आतंकी हमले का कनेक्शन और थ्योरी क्या है। पहली थ्योरी के मुताबिक हमले के पीछे ISIS का हाथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ISIS के खिलाफ सैन्य अभियान में रूस ने सीरिया सरकार का साथ दिया था। तभी से ISIS रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तभी से वो रूस को दहलाने की कई कोशिश कर चुका है। दूसरी थ्योरी हमले का सूत्रधार यूक्रेन को बताती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस ने रूस में बड़े आतंकी हमले की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, रूस के अंदर क्रोकस समेत 4 आतंकी हमलों में यूक्रेन का नाम आ चुका है। तीसरी थ्योरी कहती है कि इस आतंकी हमले के जरिए रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह भड़काने की कोशिश की गई। यह आशंका इसलिए है क्योंकि दागिस्तान रूस का मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहाँ चर्च और यहूदी प्रार्थना घर पर हमला कर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश भी संभव है। चौथी थ्योरी इस बात की तरफ इशारा करती है कि दागिस्तान आतंकी हमले का गाजा कनेक्शन है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध से पहले दागिस्तान यहूदियों का बड़ा सेंटर था। ऐसे में यहूदी प्रार्थना घर पर हमला गाजा का बदला हो सकता है। पांचवी थ्योरी के मुताबिक आतंकी हमले के पीछे अमेरिका और नेटो का हाथ हो सकता है। पुतिन अमेरिका और नेटो के खिलाफ ग्लोबल गठबंधन बनाने में जुटे हैं। ऐसे में पुतिन को घर में ही फंसाकर अमेरिका और नेटो उन्हें रोकने का षड्यंत्र कर सकता है। दागिस्तान में आतंकी हमले की कौन सी थ्योरी सही है, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन रूस के अंदर आतंकियों का एक और खूनी मंसूबा जरूर कामयाब हो गया। दागिस्तान के 2 शहरों में जो हमला हुआ है उसमें 23 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में 19 पुलिस वाले हैं जबकि 4 आम नागरिक हैं। रूसी नेशनल गार्ड ने हमला करने वाले 6 आतंकियों को भी जहन्नुम पहुंचा दिया। दरबेंत में चर्च के एक पादरी की मौत हो गई जबकि मखचकाला में चर्च के गार्ड की जान चली गई। आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए रूस के नेशनल गार्ड के 100 जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। आतंकी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शहर की लाइट काटी गई। इसके बाद अंधेरे में रूस के नेशनल गार्ड का एक्शन शुरू हुआ और आखिरकार आतंकियों का अंत हो गया। रूस की धरती पर इस आतंकी हमले से क्रेमलिन क्रोध से भर गया है। दागिस्तान के प्रमुख सर्गेई मेलिकोव ने कहा है कि आतंकी हमले के पीछे किसका हाथ है और उनका लक्ष्य क्या है, ये हमें पता है। सर्गेई मेलिकोव का यह बयान इस बात का ऐलान कर रहा है कि रूस इस आतंकी हमले का विनाशक प्रतिशोध लेने जा रहा है। रूस की सिक्योरिटी एजेंसियां आतंकी हमले की जांच में जुटी हैं। आतंकी हमले के मास्टरमाइंड का पता चलते ही रूस का ऑपरेशन प्रतिशोध शुरू हो जाएगा, जो ऑपरेशन रूस के दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बीते 3 महीनों में रूसी धरती पर 2 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। पहला हमला 22 मार्च को रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोकस मॉल में हुआ और इस बार आतंकियों ने पश्चिमी और दक्षिणी रूस के उन इलाकों में अटैक किया है जहां रूस विरोधी गुटों का दबदबा है, जहां रूस से आजादी की मांग दशकों से उठती रही है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि दागिस्तान और सोची में हुए टेरर अटैक के पीछे नेटो और यूक्रेन का हाथ हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस हमले के जरिए रूसी विघटन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। आखिर क्या है बाइडेन का दागिस्तान रूट? क्या 33 साल बाद फिर टुकड़े टुकड़े होगा रूस?
रात रूसी फेडरेशन के 2 इलाके आतंकी हमलों से दहल उठे। पहला हमला दागिस्तान में हुआ, जहां आतंकियों ने 2 चर्च, एक सिनेगॉग यानी यहूदी मंदिर और पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया। वहीं दूसरा बड़ा अटैक रूस के सोची शहर में हुआ। इस टेरर अटैक के बाद क्रेमलिन में खलबली मच गई, क्योंकि हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने रूसी फेडरेशन के 2 अलग अलग क्षेत्रों में आतंकी वारदात को अंजाम दिया। जहां पहला अटैक कैस्पियन सी के पश्चिमी छोर पर मौजूद रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान के डरबिन शहर में हुआ, तो वहीं दूसरा आतंकी हमला ब्लैक सी के पूर्वी छोर पर मौजूद नॉर्थ कॉकेशस के सोची शहर में हुआ। रूस की नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी के मुताबिक आधा दर्जन से ज्यादा आतंकियों ने दोनों इलाकों में ताबड़तोड़ गोलीबारी की। कुछ जगहों पर भीषण आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई। गौर करने वाली बात यह है कि दागिस्तान और सोची में हुआ हमला रूस में इस साल का दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले मॉस्को के क्रॉकस मॉल पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि क्रॉकस मॉल पर हमले की जिम्मेदारी ISIS के संगठन ने ली थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दागिस्तान सोची को आतंकी हमलों से किसने दहलाया? रूसी धरती पर सेकेंड टेरर अटैक की साजिश किसने रची? दागिस्तान सोची में नरसंहार का प्लान किसने तैयार किया? इन आतंकी हमलों की जांच रूसी एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल टेरर अटैक को किसने अंजाम दिया, क्यों दिया, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। मगर इसी बीच रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान के नेता अब्दुल खाकिम गटजिएव की तरफ से एक बयान सामने आया है। वो ये, इस आतंकी हमले को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है और मेरा मानना है कि इस आतंकी हमले में किसी न किसी तरह से यूक्रेन और नेटो देशों की खुफिया एजेंसियों और उनसे जुड़े लोगों का हाथ है। तो क्या दागिस्तान और सोची में जो आतंकी वारदात हुई उसके पीछे की वजह रूस यूक्रेन जंग है? क्या रूसी फेडरेशन को दहलाने के लिए यूक्रेन और नेटो की खुफिया एजेंसियों ने टेरर अटैक की साजिश रची? या फिर इन इलाकों में मौजूद रूसी विद्रोहियों की मदद से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया? आशंकाएं तमाम हैं, क्योंकि जिस वक्त दागिस्तान में अटैक हुआ उसके ठीक बाद अबखाजिया बॉर्डर के पास रूसी शहर और बड़े एयरबेस सोची पर भी आतंकी हमला हुआ। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि क्या अमेरिका और नेटो ने रूसी विघटन के दशकों पुराने प्लान को फिर से एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले अमेरिका के एक सांसद लिंडसे ग्राहम ने एक दावा किया था। वो ये, रूस यूक्रेन जंग में पश्चिमी देशों की भागीदारी के पीछे एक मकसद है, जो कि रूस को हराना नहीं बल्कि रूसी नक्शे को खंड खंड करना है। तो क्या इस प्लान को धरातल पर उतारने का काम बाइडेन ने शुरू कर दिया है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ था कि वॉशिंगटन की EIR यानी एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस रिव्यू नाम की एजेंसी ने यह प्लान तैयार किया है। रूस के भीतर अलग अलग नस्लीय समुदायों से सशस्त्र विद्रोह कराए जाने का प्लान है। पुतिन विरोधियों को आंदोलन और खूनी क्रांति के लिए भड़काया जाएगा। 2023 से रूस में पुतिन विरोधी अभियानों में तेजी आई है। रूस से निर्वासित लोगों और प्रतिपक्ष के लोगों के जरिए विद्रोह कराने का प्लान है। आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस के ऐसे 11 इलाके तैयार किए हैं जहां रशियन फेडरेशन के खिलाफ आवाज उठती रही है।
इनमें से बड़े क्षेत्र कौन से हैं, ये जानिए। रूसी नक्शे में ऐसे कई इलाके हैं जहां बीते कई दशकों से आजादी की मांग उठती रही है। आशंका जताई जाती रही है कि रूसी फेडरेशन के इन्हीं इलाकों में विद्रोह भड़काने की साजिश रची जा सकती है। आखिर वो इलाके कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। रूसी फेडरेशन में आने वाला तुवा, चेचेनिया, तातारिस्तान, यूराल रिपब्लिक, नॉर्थ कॉकेसस, कारेलिया, क्लेनिनग्राद ओब्लास्ट और कुमान, सर्बिया रिपब्लिक, द फार ईस्ट रिपब्लिक और रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान। यही वो 11 क्षेत्र हैं जहां से रूसी सरकार के खिलाफ आवाज उठती है। इन क्षेत्रों के रूस विरोधी संगठन स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं। दावा किया जाता रहा है कि इन्हीं क्षेत्रों में रूस विरोधी गतिविधियां लगातार होती रहती हैं। इन इलाकों में रूसी विद्रोही गुटों का भी दबदबा है। साल 1991 में सोवियत रूस का विघटन हुआ। उस दौरान रूस समेत 15 अलग अलग देश बने। आपको बता दें कि यूएसएसआर के टूटने में अमेरिका की अहम भागीदारी थी। और अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन जंग के बीच इन 11 इलाकों को दहलाकर रूसी विद्रोहियों को भड़काकर फिर से रूस को खंड खंड करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, जिसका मकसद है रूस के अंदर अशांति और पुतिन के खिलाफ विद्रोह पैदा किया जा सके। अब यह देखना होगा कि बीते 3 महीनों में 2 आतंकी हमलों से दहल चुका रूस अब क्या करेगा। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन क्या बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि एक तरफ पुतिन का प्लान फिर से सोवियत रूस के सपने को साकार करना है, तो वहीं नेटो और अमेरिका रूस को कमजोर करने के लिए, उसे टुकड़ों में बांटने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में इस साजिश का पुतिन किस अंदाज में जवाब देते हैं, ये आने वाले चंद दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल लेबनान पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है। इंतजार है तो सिर्फ अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का। दावा है कि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट जंग की इजाजत लेने अमेरिका पहुंचे हैं। इस बात की भनक हिजबुल्ला और हूती को भी है। ऐसे में ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल को जवाब देने के लिए तैयार है। सवाल है, अगर अमेरिका ने इजराइल को हमले की छूट दी तो क्या आज रात जंग का तीसरा फ्रंट खुल जाएगा? अगर हाँ, तो इसका अंजाम क्या होगा, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। क्या आज रात लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध का औपचारिक ऐलान हो सकता है? क्या आज रात हिजबुल्ला इजराइल पर सबसे बड़ा, सबसे विध्वंसक हमला करने वाला है? या आज रात जंग का तीसरा मोर्चा खुल जाएगा? इन आशंकाओं के पीछे वजह है बीते 24 घंटे में हिजबुल्ला के इजराइल पर टारगेटेड हमले और युद्ध की तैयारियों के वो दावे जिसने वॉशिंगटन तक की टेंशन बढ़ा दी है। ये वीडियो इजराइल के आयलेट हशर का है, जहां इजरायली सेना का मिलिट्री बेस था। हिजबुल्ला ने ड्रोन अटैक कर उसे तबाह कर दिया। हिजबुल्ला ने दक्षिणी इजराइल के बॉर्डर एरिया में मौजूद ऐसे 6 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल की कई सैन्य बैरक तबाह कर दी हैं। हमले में 15 से ज्यादा इजरायली सैनिक जख्मी हो गए हैं।
जबकि मारे गए सैनिकों की मौत का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। जमीनी इलाके ही नहीं, इजरायल के नेवल बेस भी हिजबुल्लाह के टारगेट पर है। 24 घंटे पहले ही इजरायल के नेवल बेस पर एक ड्रोन अटैक हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी अब हिजबुल्लाह ने ली है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने ड्रोन से पिन पॉइंट अटैक करके उसके नेवल बेस को तबाह किया था। हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ जंग की फुल प्रूफ प्लानिंग की है, जिसकी तस्दीक ये वीडियो करता है, जिसे हिजबुल्लाह ने जारी किया है। वीडियो में इजरायली नौसेना के युद्धपोत, मिलिट्री कंटेनर और जहाज साफ साफ देखे जा सकते हैं। ये वीडियो हाइफा शहर के बंदरगाह का बताया जा रहा है। दावा है कि वीडियो के एक हिस्से में आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फैक्ट्री भी नजर आ रही है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसका ड्रोन इजरायली क्षेत्र में घुसा और पूरा वीडियो शूट किया। इसे इजरायल की बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि अगर इजरायल ने लेबनान पर हमला किया तो वो इजरायल पर बड़ा हमला करेगा। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर अपने पहले 2 टारगेट भी बताए हैं। उसका पहला टारगेट तेल अवीव में मौजूद बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जबकि दूसरा अटैक हाइफा में मौजूद इजरायल के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर किया जाएगा। हिजबुल्लाह ने इस वीडियो को कई भाषाओं में जारी किया है। इसके साथ ही नसरल्लाह का एक बयान भी सामने आया है। नसरल्लाह ने अपने बयान में कहा है, हमारे पास अब नए हथियार हैं, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो क्या है। जब निर्णय हो जाएगा तो वो अग्रिम पंक्ति में नजर आएंगे। हिजबुल्लाह का संदेश साफ है, अगर इजरायल ने लेबनान में सेनाएं भेजी तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उधर हिजबुल्लाह आक्रामक है तो दूसरी तरफ हूती ने भी लाल सागर और अदन की खाड़ी में हमले तेज कर दिए हैं। ये हूती के हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। वीडियो में जिस कार्गो शिप पर हमला किया गया वो लाइबेरिया का था और अदन की खाड़ी पार कर रहा था। बीते 24 घंटे में हूती ने ऐसे 3 कार्गो शिप्स पर अटैक किया है। हूती और हिजबुल्लाह के हमलों के बीच इजरायल भी एग्रेसिव है। बीते 24 घंटे से वो लगातार लेबनान बॉर्डर पर बारूद बरसा रहा है। ये वीडियो कुफार, कीला और खियाम का है, जहां बीती रात इजरायल ने फास्फोरस बम गिराया। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में रामियेक के पास भी हमले कर हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए। इजरायल ने हमलों के साथ ही बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी शुरू कर दी है। दावा है कि इजरायल ने लेबनान से सटे बॉर्डर की ओर मरकावा टैंकों की बड़ी डिप्लॉयमेंट की है। इधर इजरायल हिजबुल्लाह की घेराबंदी कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर रूजवेल्ट मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला है ताकि हूती पर लगाम लगाई जा सके। अब इजरायल को इंतजार अमेरिका से फुल स्केल वॉर की हरी झंडी का है। इसीलिए इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट अमेरिका गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका से लेबनान पर हमले की हरी झंडी मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसके पीछे बड़ी वजह लेबनान का वर्ल्ड वॉर 3 का गेटवे होना है। दरअसल इजरायल ने लेबनान के खिलाफ जंग छेड़ी तो अमेरिका को उसकी मदद के लिए वॉर में उतरना होगा। अमेरिका सीधा लेबनान में उतरता है तो ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग में उतर जाएगा और इन हालातों में अरब के बाकी मुस्लिम देशों को भी जंग में आना मजबूरी हो जाएगा। इन हालातों में लेबनान जंग की आग विश्व युद्ध में बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।